नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज हम आप लोगों के सामने एक बार फिर से क्लास 10 कृतिका भाग 2 जो पुस्तक है उसका लेसन नंबर 1 जिसका नाम है माता का आंचल, जो कि किसके द्वारा लिखित है, कौन है इसके लेखक? शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित है। तो इससे जितने भी प्रश्न उत्तर है प्रश्न अभ्यास के पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड, उन सब का आंसर आज हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। तो इसको शुरू करने से पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि यदि आप लोगों ने इसका जो सारांश है माता का आंचल अभी तक नहीं देखा है वीडियो मेरा, वो वीडियो जाके देख लें। क्योंकि मेरे हिसाब से यदि हम पुस्तक का जो भी कहानी होता है उसको अगर हम पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, उसका सार को जान लेते हैं, तो उसका जो प्रश्न उत्तर होता है वो हमें करने में बहुत ही आसानी होती है और हमें अच्छे से समझ में आता है और हमारे माइंड में ये हमेशा के लिए बैठ भी जाता है। क्योंकि डायरेक्ट आंसर को पढ़ना और कभी कहानी को पढ़ के समझ के उस चीज को आंसर करना, दोनों में बहुत ही फर्क हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर अगर आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे वीडियो को जाकर देख भी सकते हैं। आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो में जाके आप उस सारांश को देख लीजिए। और यदि देखे हैं तो अच्छी बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस लेसन का सॉल्यूशन करते हैं, माता के आंचल का क्वेश्चन का आंसर। इसका जो पहला क्वेश्चन है वह है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर मां की शरण लेता है। तो आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इसका जो आंसर है यही है कि बच्चे को पिता से अधिक लगाव था। तो पिता से अधिक लगाव था, क्यों लगाव था? क्योंकि पिताजी उसका सिर्फ लालन पोषण ही नहीं करते थे, बल्कि उसके संग दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते थे। अब दोस्तों जैसा व्यवहार क्या होता था? जैसे हर समय उसके साथ वो जो खेल खेलता था बच्चा, जो लेखक जब छोटे में बचपन में जो खेल खेलते थे उसके हर एक खेल में शामिल होने का प्रयास करते थे। और किसी न किसी प्रकार से हर समय क्या करते थे, वो बच्चे को अपने साथ ही रखना चाहते थे। हैं, तो उसके खेल में शामिल होकर उसके हर एक व्यवहार में उसको नहलाना, धुलाना, अपने साथ पूजा में बैठाना। तो हर एक समय क्या करते थे, पिताजी बच्चे के साथ रहते थे। और इसीलिए बच्चे का अपने पिताजी के प्रति भी क्या होता था, बहुत ही अधिक प्रेम होना, एक स्नेह होना स्वाभाविक था। अब नॉर्मल सा बात है, कोई भी पिताजी या माताजी या कोई भी हो अगर बच्चे के साथ ज्यादा समय देगा तो वो बच्चा भी उसको प्रिय लगेगा, तो उसके पास ज्यादा रहना भी, उसका प्रेम होना भी उस व्यक्ति के साथ स्वाभाविक है। लेकिन माँ जो होती है, माँ से बच्चे का जो लगाव होता है वो कौन सा लगाव होता है? वो दिल का लगाव होता है। और माँ का जो स्नेह होता है वो दिल को छूने वाला स्नेह होता है, दिल को छू लेने वाला वो प्यार होता है। उससे जो शांति और प्रेम की छाया उसे बच्चे को, या बच्चे को कह रहा है उसे, कि बच्चे को मतलब लेखक को जो शांति वो प्रेम की छाया अपनी माँ से मिल सकती है उतनी पिता से नहीं। यही कारण है कि जब आपदा आती है तो आपदा के दौरान बच्चा क्या करता है, पिता के पास नहीं जाता है, बल्कि माँ के आंचल में जाके छुपकर बैठ जाता है। माँ की बाहों में बच्चा खुद को क्या महसूस करता है, बहुत ही सुरक्षित और प्यार भरा महसूस करता है। अब वो आपदा क्या आती है वो मैंने आप लोगों को सार में बताया। यदि आप सार सुने होंगे कहानी का तो आपको पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन में जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो इसका आंसर होगा कि अपने स्वाभाविक आदतों के अनुसार शिशु अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलकूद में रुचि लेता है। तो जाहिर सी बात है कि हर एक बच्चा अपनी ही उम्र के बच्चों के साथ खेलते हैं, न कि छोटा बड़ा से। छोटा बड़ा से भी खेलते हैं, बड़े छोटे से भी खेलते हैं, लेकिन वो जो एक रुचि होता है, एक जो इंटरेस्ट होता है, वो हर एक बच्चे को अपनी ही उम्र से होता है। तो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना उन्हें अच्छा लगता था। अपनी उम्र के बच्चों के साथ वो जिस रुचि से खेलते थे वह रुचि बड़ों के साथ खेलने में नहीं होती थी। ये तो हो गया एक कारण। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक भी है। क्यों? क्योंकि बच्चे को अपने साथियों के बीच सिसकने में
या रोने में हीनता का अनुभव होता है। हीनता का अनुभव मतलब बहुत खराब लगता है, अपने फ्रेंड सर्कल में रोना उन लोगों को बहुत खराब लगता है। तो जो शिशु भोलानाथ थे, उनकी माँ उनके साथ क्या करती थी, जबरदस्ती पकड़ लेती थी, सिर में तेल डालकर उनकी इच्छा के अनुसार विरुद्ध उपटन करती थी। मतलब सिर में तेल लगाना जो हर एक माँ करती है, जो बच्चे को पसंद नहीं आता है, तो उनको पसंद नहीं आता और उनकी माँ जबरदस्ती उनके बालों में क्या करती, तेल लगाती। अब वो तेल लगाती तो भोलानाथ मतलब जो लेखक है वो क्या करते, रोने लगते थे, सिसकने लगते थे। सिसकते सिसकते पिताजी की गोद में चले जाते थे। फिर भी उनका सिसकना बंद नहीं होता था। लेकिन जब पिताजी उनको गोद में लेकर बाहर जाते थे, अब बाहर जैसे ही वो अपने साथियों को देखते उनके बीच में, तो स्वभावतः अचानक से ही उनका खुद से ही सिसकना बंद हो जाता। क्यों? क्योंकि वो अपने सिसकने को दोस्तों से छिपाने की कोशिश करते थे। यही कारण था कि बच्चा भोलानाथ अपने साथियों को देखकर क्या करते थे, सिसकना भूल जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। अब तुकबंदी क्या होता है, इसमें तो ऐसे माता का आंचल में तो बहुत सारी तुकबंदियां बोले हैं भोलानाथ जी ने, वो बुक में है भी, मैंने आप लोगों को सार में भी बताया है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि आप भी अपने बचपन में कोई तुकबंदी की है तो उसको आपको लिखना है। तो मैं तो यहाँ 2 तुकबंदी आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन आप लोग भी अपने बचपन की खेली हुई तुकबंदियां लिख सकते हैं। तुकबंदी जैसे कि हम लोग खेल खेल में किसी को कुछ भी कविता की तरह बोल देते हैं, चिढ़ा देते हैं, वही चीज हो जाती है तुकबंदियां। तो यहाँ पे जो मैं 2 तुकबंदियां आप लोगों को बताने जा रही हूँ, उसमें पहला है अटकन बटकन दही चटाके बन फूले बंगाले। दूसरा जो तुकबंदी है वो है अर्रक बर्रक दूध की धार चोर भाग गया पल्ले पार। तो ये 2 तुकबंदियां हम आप लोगों को बता रहे हैं। यदि आपके पास भी कोई तुकबंदी हो तो आप भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो माता के आंचल में भोलानाथ जो खेल खेल रहे हैं, वो क्या क्या मतलब खिलौने लेके खेल रहे हैं, और हम जो अभी खेल हमारे जो अभी का जो बचपन है बच्चों का, वो जो खेल है और उनका जो खेलने की सामग्री, दोनों में क्या अंतर है, ये आपको आंसर में बताना है। तो पहले भोलानाथ के खेल के बारे में जान लेते हैं कि वो किस प्रकार का खेल खेलते थे। तो भोलानाथ और उनके साथी के खेल जो होते थे और उनके खेलने की जो सामान होता था और हमारे जो खेल है खेलने के सामान है, कल्पना से भी बहुत ज्यादा अंतर है। क्यों अंतर है उनके खेल और खेलने की सामग्री और हमारे खेलने के? क्यों? क्योंकि भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर दूर दराज के इलाकों तक में आत्मीय संबंध थे। मतलब भोलानाथ के समय में, उस समय जो खेल होता था, बहुत ही दूर दूर से लोग आते थे और बच्चे आते थे और खेलते थे, और उन लोगों में एक बहुत ही प्यारा संबंध भी होता था, जिसके कारण उन लोगों के जो खेल होती थी उनके खेलों में बहुत ही स्वतंत्रता रहती थी, बहुत ही स्वतंत्र होकर खेलते थे। और जो बाहर की आजकल घटनाएं हो रही हैं, घटना अपहरण आदि, इन सब का भी कोई डर नहीं था उस समय। खेल की जो सामान होते थे, खेलों की जो सामग्रियां होती थी, वो भी बच्चे क्या करते थे, खुद बनाते थे। घर के जो बेकार सामान होते थे वही सब क्या बन जाते थे, बच्चों के खेल के सामान बन जाते थे, जिससे किसी भी तरह के नुकसान का भी संभावना नहीं होता था। धूल और मिट्टी से खेलने में उन्हें पूरा आनंद आता था। हर समय वो लोग धूल मिट्टी में खेलते थे, न कोई किसी का बंधन होता था, न ही किसी का भय होता था, न ही किसी के निर्देश का पालन करना होता था। तो वह सब सामूहिक बुद्धिमत्ता की उपज थी। ये सब क्या था, एक साथ रहना, खेलना, लोगों का डर नहीं, बाहर भी कोई चीज का डर नहीं। तो एक आजादी था, एक फ्रीडम था उन लोगों के खेल में। अब भोलानाथ के विपरीत खेल और खेल सामग्री और ऊपर से बड़ों की दिशा और सुरक्षा हर समय सिर पर हावी रहती थी। उनके जो खेल होते हैं, खेल की सामग्री होती थी और हर समय हावी रहती थी। लेकिन आज के जो खेल के सामान है, आपके जमाने के जो खेल के सामान है, वो स्वनिर्मित होने की बजाय क्या है, बाजार से खरीदे हुए सामान से खेले जाते हैं। खेलने में एक सीमा निर्धारित की जाती है कि इतनी ही समय खेलना है, और कोई स्वतंत्रता भी नहीं होती है, और वे धूल और मिट्टी से भी परिचित नहीं होते हैं। तो ये डिफरेंस है उस समय के खेल और खेलने की सामग्री में और आज के खेल और खेलने की सामग्री में, जो आप लोग देख ही रहे हैं बच्चों लोगों में कि वो लोग कैसा खेल खेल रहे हैं।
तब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें आप भी अपने हिसाब से थोड़ा बहुत क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, क्वेश्चन नंबर 5, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। तो चलिए अब जानते हैं कि पाठ में कौन कौन से ऐसे प्रसंग आए थे जो हमारे दिल को छू गए थे। तो इसका जो पहला है वो है माँ का अचानक भोलानाथ को पकड़कर तेल लगाना। माँ क्या करती थी, अचानक से भोलानाथ को, लेखक को पकड़ लेती थी, उनके सर पे तेल लगाती थी। उससे भोलानाथ क्या करने लगते थे, बहुत ही छटपटाने लगते थे। फिर भी माँ उनको पकड़कर क्या करती थी, कन्हैया बनाकर ही छोड़ती थी, मतलब उनको अच्छे से तैयार करके ही छोड़ती थी। फिर वो सिसकने लगते थे और सिसकते सिसकते क्या करते थे, बाबूजी के साथ बाहर जाते थे और वहां पे अपने साथियों को देखकर सिसकना भूलकर खेल में शामिल हो जाते थे। ये एक प्रसंग हो गया। दूसरा हो गया भोलानाथ और उनके जो साथी थे उनका खेती करने का अभिनय करना। वो लोग क्या करते थे, खेती का खेल खेल में वो लोग खेती करते थे, अभिनय अभिनय करते थे। खेती की पैदावार जो भी राशि होती थी उसको तौलना, खेती झूठ मूठ का खेल खेलते थे, खेती करते थे, जो राशि होती थी उसको तौलते थे। और इसी बीच बाबूजी क्या करते थे, लेखक के जो पिताजी थे वे आ जाते थे। तब सारे बच्चे क्या करते थे, लेखक राशि को छोड़कर हंसते हुए वहां से भाग जाते थे। और जो बटोहिए होते थे, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, उनको देखते रह जाना प्रसंग दिल को छू जाता था। नेक्स्ट जो है तीसरा पॉइंट, जो प्रसंग है जो दिल को छू जाता था वो है भोलानाथ और उनके जो साथियां थे, उनका टीले पर चूहे का बिल को देखकर पानी उलीचा, मतलब फेंक देना, डाल देना। तो भोलानाथ मतलब लेखक और उनके जो फ्रेंड्स साथी थे, दोस्त, वो लोग क्या करते थे, एक चूहे का बिल देखते थे, वहां पे पानी डाल देते थे। तो बिल से चूहा नहीं निकलता था, चूहा की जगह क्या निकल जाता था, एक सांप निकल जाता था। फिर क्या करते बच्चे, डर जाते थे, इधर उधर कांटों में भागने लगते थे। भोलानाथ क्या करते थे, भागते भागते माँ के आंचल में जाके छुप जाते हैं और फिर सिसकने लगते हैं। माँ की चिंता भी बन जाते हैं। फिर माँ क्या करती थी, उनको जो चोट लग जाता कांटों से उन पे हल्दी लगाती थी। पिताजी उनको बुलाते रहते हैं। फिर भी वो क्या करते थे, माँ की गोद को नहीं छोड़ते थे। तो यह सब जो दृश्य था, यह बहुत ही मर्म स्पर्शी प्यार भरा दृश्य था, प्रसंग था, जो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत दिल को छू गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इस उपन्यास, ये एक उपन्यास है, इस अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की जो ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं, मतलब उस समय की जो ग्राम के लोग थे, जो संस्कृति थी, जो रहन सहन था, आज की जो गांव की जो संस्कृति है, आज के गांव के लोग किस तरह से रहते हैं, दोनों का एक परिवर्तन हो चुका है। उसी परिवर्तन को हमें इस आंसर में बताना है। तो चलिए जानते हैं क्या परिवर्तन हुए हैं। तो इसका आंसर है कि आज के समय की जो ग्रामीण रहन सहन को देखकर और इस उपन्यास के पाठ को पढ़कर ऐसा लगता है कि कितनी अच्छी रही होगी वह समूह संस्कृति, वह आपसी स्नेह, वह समूह में रहने का बोध, मतलब इतना अच्छा रहा होगा। इस पाठ में जो ग्रामीण संस्कृति के बारे में बताया गया है उसमें समूह संस्कृति, समूह में संस्कृति को करना, जो भी आपसी लोगों में प्रेम होना, बच्चों में, बड़ों में, समूह में रहने का बोध, एक ग्रुप बना के खेलना, तो ये सब बोध कराता है। तो आजकल इस प्रकार के दृश्य दिखना बहुत ही मुश्किल हो गया है, नहीं दिखता इस तरह का दृश्य। पुरुषों का भी जो समूह में रहकर कार्य करने की जो प्रथा थी वह भी समाप्त हो गई है। अतः अभी के ग्रामीण संस्कृति में आए परिवर्तन के कारण वे सभी मनमोहक दृश्य नहीं दिखाई देते जो 30 के दशक में रहे होंगे। तो उस समय की जो संस्कृति थी, अब की जो संस्कृति है वो क्या है कि आज घर बहुत छोटे हो गए हैं। घरों के आगे बनाए जाने वाले जो चबूतरे होते थे उसका प्रचलन भी अब समाप्त हो चुका है। आज के परिवारों में एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया है, जबकि समूह में बच्चे अब दिखाई भी नहीं देते हैं। आज बच्चों की जो खेलने की सामग्री है, जो सामान है और जो खेल है, सब कुछ बदल चुके हैं। अब के बच्चों के जो खेल है वो खर्चीले हो गए हैं। जो परिवार खर्च नहीं कर पाते हैं वे हीन भावना से बच्चों को बचाने के लिए समूह में भी जाने से रोकते हैं। आजकल के नए जमाने के लोग बच्चों को धूल मिट्टी से भी बचाना चाहते हैं। आजकल घरों के बाहर ज्यादातर मैदान भी नहीं रहे हैं। लोग अब छोटे से डिब्बों के समान जो घर हैं
उसी में रहने लगे हैं। तो ये तो आप लोग भी जान रहे हैं कि पहले की जो खेल का जो था संस्कृति और आज के बच्चों का जो खेलने का है, सब कितना बदल चुका है। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। आपकी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। तो वही बात है, लेसन में जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, लेखक का प्यार दिख रहा है, पिताजी भी बच्चे के प्रति प्यार दे रहे हैं, माता भी प्यार दे रही है बच्चे को। तो वो जो लाड प्यार दिख रहा है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अपने जो भी आपके भी बचपन में माता पिता आपसे बहुत प्यार किए होंगे, कुछ ऐसी घटना घटी होंगी, तो उनको अपने डायरी में मतलब अंकित कीजिए, तो यहाँ आंसर दीजिए। तो मैं एक दो छोटी सी घटना आपको बता देती हूँ। आदरणीय माता पिता यद्यपि दोनों ही आज साथ नहीं है, फिर भी उनके बीच सैसों काल मतलब बचपन की कुछ घटनाएं बहुत ही याद आती है। जैसे बचपन में कुएं की रहट। रहट एक गोल चक्कर जैसा होता है जिससे पानी निकाला जाता है। तो क्या होता है कि बचपन में कुएं की रहट पर खेलते हुए रहट का जो चक्कर होता है उसमें सिर फंस गया और फट गया था। मैं बहुत रो रहा था, सारा शरीर खून से लथपथ हो गया था। पिताजी क्या किए, अपनी धोती को फाड़कर मेरे सिर पर बांधकर कंधे पर बैठाकर जो घेर होता है, घेर से डॉक्टर के पास ले गए, मतलब फार्म हाउस डॉक्टर के पास ले गए। मरहम पट्टी करवाकर दवा दिलवाई। मेरे ठीक होने तक मेरे साथ रहकर मेरी सभी जरूरतों का ध्यान रखते थे। इसके साथ ही एक दूसरी घटना भी याद आ गई, जब हम माँ के साथ आम के पेड़ के नीचे खड़े थे। साथ में मेरा छोटा भाई और सभी महिलाएं थीं। बहुत ही तेजी से वर्षा होने लगी, जोर से बिजली कड़की और माँ ने अपने पल्लू में अचानक से ऐसे ढका मानो बिजली से वो पल्लू रक्षा कर लेगा। छोटा भाई अतीश और मैं माँ के इस प्यार और इस स्नेह से हैरान रह गया। तो ये एक दो घटनाएं थी जो हम आपको बता दिए। यदि आपके साथ भी ऐसी कोई घटना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है अपने शब्दों में लिखिए। मतलब उनका जो बचपना यहाँ व्यक्त किया गया है उसे अब अपने शब्दों में लिखना है। तो इसका आंसर है, पिताजी का अपने साथ शिशु को भी नहला धुलाकर पूजा में बैठा लेना। तो इसमें लेखक के पिताजी क्या करते थे, लेखक को अपने साथ नहला धुलाकर पूजा में बैठा लेते हैं। माथे पर भभूत लगा देते थे। लेखक के क्या करते थे, भोलानाथ के माथे पर उनके पिताजी भभूत लगा देते हैं। और जब पूजा हो जाता तो कागज में राम राम लिख लेते हैं। लिख कर उन्हें क्या करते हैं, आटे की गोलियां उस कागज के ऊपर आटे की गोलियां लगाकर उसे बनाकर उसके बाद लेखक को कंधे पे बैठाकर गंगा जी ले जाते थे। गंगा जी ले जाकर उसे मछलियों को खिलाते थे। जब खिलाकर वापस आते थे तो आते समय एक पेड़ का शाखा होता था, उसपे बैठाकर पिताजी क्या करते थे, भोलानाथ को मतलब लेखक को झूला झूलाने लगते थे। यह सब बहुत ही सुंदर दृश्य उत्पन्न होता है। मतलब कितना सुंदर दृश्य यह सब उत्पन्न होता है। और भी क्या होता है इस पाठ में, लेखक का अपने पिताजी के साथ कुश्ती लड़ना। लेखक क्या करते थे, अपने पिताजी के साथ कुश्ती लड़ते थे। अब पिताजी क्या करते थे, बच्चे के गालों में चुम्मा ले लेते थे। तो बच्चे के द्वारा अब बच्चा क्या करता था, पिताजी के मूछे पकड़ लेते थे। जब बच्चा पिताजी के मूछ पकड़ लेते थे तो पिताजी क्या करते थे, बनावटी रोना रोने लगते थे, रोने का नाटक करने लगते थे। तब क्या करता था, शिशु बच्चा उन पर हंस पड़ता था। तो यह सब दृश्य देखकर एकदम जीवन सा लगता है, ऐसा लगता है कि ये सब घटना अभी भी घट रही है। माँ के द्वारा गोरस भात, माँ क्या करती थी, बच्चा को दूध भात खिलाती थी। और तोता मैना आदि के नाम पर खिलाना, उनका जो कर होता था ये तोता के नाम पर, ये मैना के नाम पर, इस तरह कर करके माँ क्या करती थी, भोलानाथ को खाना खिलाती थी। उपटना मतलब बाल में तेल लगा देती थी, उसको सजा देती थी, जिसके कारण शिशु क्या करने लगते थे, ये सब से सिसकने लगते थे। जब माँ उनके तेल लगाती श्रृंगार करती, शिशु को अच्छा नहीं लगता था, भोलानाथ को अच्छा नहीं लगता था, वो सिसकने लगते थे। फिर जब वो सिसकने लगते थे तो पिताजी के साथ फिर वो क्या करते थे, बाहर चले जाते थे सिसकते सिसकते। वहां पे बच्चों की टोली को देखकर उनका सिसकना बंद हो जाता था, फिर तरह तरह के खेल खेलने लगते थे। और तो और मूसल तिवारी को चिढ़ाना आदि ये सब भी था। तो ये सभी जो अद्भुत दृश्य पाठ में उभारे गए हैं, ये सभी दृश्य अपने शैशव की याद दिलाते हैं। तो ये हो गया कि यहाँ माता पिता के जो बच्चों के प्रति वात्सल्य व्यक्त हुआ है उन्हें अब से अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर यही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाएं। अब यहाँ पे जो उनकी उपयोगिता है उनको बताते हुए कोई दूसरे शीर्षक को पूछ रहे हैं। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर क्या होगा? भोलानाथ का अधिकांश समय पिता के समीप ही बीतता था, मतलब पिता के साथ ही भोलानाथ का समय बीतता था। वो सुबह उठकर नहला धुलाकर क्या करते थे, पूजा में बैठ जाते थे और गंगा तक कंधे पर बैठाकर भोलानाथ को ले जाते थे। यहाँ तक कि बच्चे के हर खेल में, खेल के अंत तक भोलानाथ के साथ ही पिताजी की उपस्थिति रहती थी, उनके साथ ही खेलते रहते थे। ऐसा लगता था जैसे पिता भोलानाथ का संबंध शिशु से व्यक्ति और छाया का है। भोलानाथ का माँ के साथ संबंध दूध पीने तक का ही रह गया था। अंत में लास्ट में क्या होता है, सांप से डरा हुआ जो बालक है वो भोलानाथ पिता को हुक्का गुड़गुड़ाता पहले देखकर भी माता की शरण में जाता है और अद्भुत छाया और शांति का अनुभव करता है। यहाँ भोलानाथ पिता को अनदेखा कर देता है। क्यों अनदेखा कर देता है? क्योंकि जो प्यार स्नेह माता के आंचल में मिलता है वो पिता से नहीं, जबकि अधिकांश समय वो पिता से ही सानिध्य में रहता है, फिर भी वो माता के आंचल में जाकर बैठता है। तो इस प्रकार इस आधार पर माता का आंचल जो शीर्षक है वो बहुत ही सटीक है, एकदम सही है। फिर भी इसके साथ और भी दूसरे शीर्षक हो सकते हैं जो पूछ रहा है कि अन्य शीर्षक सुझाएं, जैसे माता पिता का सानिध्य, ये भी हम कह सकते हैं माता के आंचल की जगह। बचपन के वे दिन, ये भी एक हो सकता है शीर्षक। तीसरा है बचपन की मधुर स्मृतियां। इसके अलावा भी, मैं तो यहाँ 3 बता रही हूँ, इसके अलावा भी यदि आपको ये है, आपको लगता है शीर्षक हो सकता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? तो इसका आंसर होगा कि शिशु की जो जिद में भी प्रेम का प्रकटीकरण होता है। मतलब कोई बच्चा अगर जिद करता है तो उसमें भी क्या होता है, एक प्रेम होता है, प्रेम प्रकट होता है। शिशु और माता पिता के सानिध्य में यह स्पष्ट करना कठिन होता है। मतलब बच्चे और माता पिता का जो संबंध होता है उसमें यह बताना बहुत ही कठिन होता है कि माता पिता का जो प्रेम है शिशु के प्रति है या शिशु का माता पिता के प्रति, दोनों ही प्रेम क्या है, एक दूसरे के संपूरक है। दोनों ही एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि यह बताना बहुत ही कठिन है। और तीसरा पॉइंट क्या है, जैसे शिशु की जो मुस्कुराहट है, शिशु जब हंसता है, शिशु को उनकी गोद में जाने की ललक, एक बच्चा क्या करता है, माता पिता की गोद में जाने का ललक होता है, हंसता है, यह सब उनके साथ बहुत सारी क्रियाएं खेलता है, ये सब अपने प्रेम के प्रकटीकरण करते हैं। तो ये सब जो दिख रहा है, जो हम लोग देखते हैं, ये सब क्या है, ये सब बच्चा का एक प्यार है, किसके प्रति, माता पिता के प्रति। चौथा पॉइंट, माता पिता की गोद में जाने के लिए मचलना उसका प्रेम ही होता है। बच्चा क्या करता है, हर समय माता पिता के पास जाने के लिए उछलता रहता है। तो ये भी क्या है, माता पिता के प्रति बच्चे का एक प्रेम है। तो इस प्रकार माता और पिता के प्रति बच्चे के प्रेम को शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या है। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है उसकी पृष्ठभूमि, उसका जो आधार है वो पूरी तरह से किस पर आधारित है, ग्रामीण जीवन पर, गांव के जीवन पर आधारित है। इस पाठ में, इस उपन्यास में 30 या 40 के दशक के आसपास का वर्णन किया गया है। ग्रामीण परिवेश में चारों ओर, मतलब गांव का जो परिवेश होता है उसमें चारों ओर उगी फसलें, उनके दूध भरे दाने चुगती चिड़िया, फसल उगे हुए हैं और उन फसल को क्या करेंगे चिड़िया, उन दानों को क्या कर रही है, चुग रही हैं। बच्चों द्वारा उन्हें पकड़ने का प्रयास करना, बच्चे क्या करते हैं, उनको पकड़ने का प्रयास करते हैं, फिर उन्हें उड़ाना, माता द्वारा बलपूर्वक बच्चों को तेल लगाना। माता क्या करती हैं, जबरदस्ती बच्चों को तेल लगाती हैं, बच्चों की चोटी बांधती हैं, काजल लगा देती हैं, काजल लगाकर उन्हें कन्हैया बना देती हैं। साथियों के साथ मस्ती पूर्वक बच्चों का खेलना, आम के बगीचों में बारिश में भीगना और उस बारिश में बिच्छू का निकलना, मूसन तिवारी को चिढ़ाना,
चूहे के बिल में पानी डालने पर सांप का निकल आना, सब कुछ हमारे बचपन से पूरी तरह से क्या है, भिन्न है, अलग है। आज 3 वर्ष की उम्र में ही आज क्या होता है, आज 3 वर्ष की उम्र में ही बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, नर्सरी या प्रिपरेटरी कक्षाओं में भर्ती करा देते हैं। आज का तो बचपन यही बचपन है। उपन्यास में जो बचपन दिखाया गया है वो तो गांव का उस समय का बचपन दिखाया गया है। और आज क्या होता है, उनके खेलों कहाँ से आते हैं, सारे सामान दुकानों से खरीदे जाते हैं। बच्चे क्रिकेट, वॉलीबॉल, कंप्यूटर गेम, वीडियो गेम, लूडो ये सब खेलते हैं आज के बच्चे। जिस धूल में खेलकर ग्रामीण बच्चे बड़े होते हैं तथा मजबूत बनते हैं, उससे इन बच्चों का तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आज के बच्चों का तो कोई मतलब ही नहीं है। आज माता पिता के पास बच्चों के लिए भी समय नहीं है। ऐसे में बच्चे टीवी वीडियो देखकर अपनी शाम या समय को बिताते हैं। तो ये उस समय के बच्चे और इस समय के बच्चों का यहाँ पे एक भिन्नता, अंतर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की जो भी रचनाएं हैं आंचलिक, उनको पढ़िए। तो इसका आंसर होगा कि पहला, फणीश्वर नाथ का जो मैला आंचल है, यह उपन्यास क्या है, पढ़ने योग्य है। यदि आपके विद्यालय के पुस्तकालय में यह उपस्थित हो तो आप वहां से लेकर पढ़िए। दूसरा, नागार्जुन का बलचनमा उपन्यास, यह भी आंचलिक है। यदि यह भी पुस्तक विद्यालय में उपलब्ध हो तो आप लेकर पढ़ सकते हैं। तो ये हमने आप लोगों को माता के आंचल का प्रश्न उत्तर सारा समझा दिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लें, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे का जो भी पार्ट है कृतिका का, अभी तो ये लेसन नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5 सभी हम अपलोड करेंगे। तो यदि आपको और वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आगे के जितने भी हम वीडियो डालें वह सब नोटिफिकेशन के माध्यम से समय समय पर आपको मिल सके। और यदि आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर चाहिए, पाठ के अतिरिक्त भी कुछ क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम उस पर भी आपको वीडियो बनाकर देंगे। हमारा वीडियो का यदि इस क्वेश्चन आंसर को आप टेक्स्ट के रूप में भी चाहते हैं प्राप्त करना, तो आप हमारे वेबसाइट www.educationforindia.com पे विजिट करके इस सारे क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट के भी रूप में मिल जाएंगे, जिसे आप अपने कॉपी में लिखकर उसको फिर से पढ़ सकते हैं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।